Hello students, today we are going to start a new topic, that is pair of linear equation in two variable. तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या है कि जितना भी आपका इसमें खेल है वो है आपका इक्वेशंस का, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसमें क्या है कि चलो अब इसमें हर चीज़ का हम मतलब समझते हैं क्या है। देखो वेरिएबल से आप क्या समझते हो, यहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो काम करता है आपका कांस्टेंट और दूसरा क्या काम करता है बेटा आपका वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट में क्या आता है कि जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहे, कहीं पे भी चेंज ना हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बता चुका हूँ, इसमें भी आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो कांस्टेंट बेटा जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, इसमें क्या है कि कभी भी जो है न्यूमेरिक वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती। अच्छा वेरिएबल्स में क्या है कि वेरिएबल्स में A to Z पूरा आता है, जैसे ABC PQR XYZ, तो जितने भी होते हैं जो A to Z वो सब बेटा किस में आते हैं, वेरिएबल्स में, जैसे XYZ ABC अप टू Z, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो आप इसका मतलब समझ गए। अब बात आती है बेटा इक्वेशन की। अब हम समझते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या है, देखो जैसे मैंने लिख दिया 3, अभी ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने लगा दिया x। अभी ये इक्वेशन नहीं, ये सिर्फ एक टर्म है। ये क्या है, ये सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। और ये इक्वेशन में कब चेंज होगा, जब बहुत सारे ऐसे हम लोग टर्म्स लिख देंगे। तो क्या है, देखो मैनी टर्म्स या फिर एक से ज्यादा टर्म, मोर देन वन टर्म्स। ये क्या होता है, इक्वेशन, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या लिखा, 3x + 4 = 0। तो एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। मायने ये नहीं रख रहा कि ये कांस्टेंट है सिर्फ, या फिर इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, लेकिन है तो ये दोनों टर्म, ये पहला और ये दूसरा। तो अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। आप इसमें इक्वेशन का मतलब समझ गए। अब बारी आती है लीनियर। लीनियर क्या होता है, देखो तीन चीज होती हैं आपकी। एक होता है आपका लीनियर, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है आपका क्यूबिक। तो लीनियर मतलब सिंगल, क्वाड्रेटिक डबल और क्यूबिक ट्रिपल। तो इसमें जो तीन चीजें हैं, पहला होता है लीनियर, सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक एंड लास्ट वन इज क्यूबिक। तो बेटा लीनियर क्या होता है, जहां पे आपकी पावर कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक में आपकी पावर होती है 2 और क्यूबिक में होती है पावर आपकी 3। जैसे यहां सिर्फ मैं x लिखता हूं, इसकी पावर कितनी है बेटा, 1 ऑटोमेटिक। यहां मुझे लिखना पड़ेगा x की पावर 2 यानी x², और यहां लिखना पड़ेगा x की पावर 3 यानी q। तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं बेटा लीनियर, मतलब x की पावर 1। क्वाड्रेटिक का भी चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आप लोग वहाँ लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लीनियर में क्या है कि अब देखो ये है, जैसे 3x + 4 लिखा था ना मैंने, तो इसकी पावर ऑटोमेटिक 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 मानी जाती है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी लीनियर, ठीक है। अब ये हो गई लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन भी आपने जान ली, लीनियर भी जान लिया। अब एक वर्ड इसमें और है, दैट इज 2। इस 2 का क्या मतलब है, 2 मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अभी तक बेटा यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल चल रहा है 3x, यानी x, सिर्फ x ही वेरिएबल चल रहा है यहाँ पर। यहाँ वेरिएबल्स 2 होने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 3x + 2y
प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ क्या हो गया, एक तो x वेरिएबल हो गया और एक हो गया आपका y वेरिएबल, ठीक है। इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, यहाँ डबल नहीं है, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो मतलब आप 2 का भी मतलब समझ गए। अब बात आती है लास्ट में सिर्फ पेयर की बात। तो पेयर का मतलब क्या है कि पेयर मतलब जोड़ा, आपको क्या है, जोड़ा बनाना है। तो देखो एक तो इक्वेशन ये हो गई, अब हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, तब बनेगा आपका पूरा ये पेयर। तो पेयर में मैं चलो एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, जैसे 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी हो गई बेटा आपकी ये। तो अब ये क्या हो गया, पेयर। ये पूरा हो गया आपका एक पेयर। मतलब इसमें जितने भी वर्ड्स थे आप सब जाने गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें जब इसमें आगे बढ़ेंगी तो इसमें क्या है बेटा, एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उस जनरल फॉर्मूले के ऊपर ही पूरी इक्वेशंस आपकी सॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c इजिकल्स टू 0। तो जो आपका देखो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है बेटा आपका जनरल फॉर्मूला। जिस पे आपका ये लीनियर इक्वेशन काम करता है, a1x प्लस b1y प्लस c इजिकल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें क्या है, कंडीशंस होती हैं। अभी हम ax लिख ले रहे हैं केवल, ax प्लस by इजिकल्स प्लस c इजिकल्स टू 0। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है बेटा, कि कभी भी जो है इसका वेरिएबल, इसका कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, इस वेरिएबल का कांस्टेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैंने मान लो a इक्वल्स टू 0 रख दिया तो यहाँ 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये लीनियर इक्वेशन आपकी खराब हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इक्वेशन हमेशा 2 टर्म होते हैं, x और y। जब आपका एक टर्म 0 हो गया तो फिर इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। मतलब a डज नॉट इक्वल्स टू 0 और b डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूले का पूरा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स। हम कौन कौन से मेथड्स पे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ मेथड्स टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। अगर हम मेथड्स पे आते हैं तो मेनली आपके इसमें सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है आपका, सबसे पहला है बेटा आपका ग्राफिंग का, ठीक है। और दूसरा जो मेथड आता है उसमें एल्जेब्रिक। अब मैं बात करूं ग्राफिंग की, और एल्जेब्रिक 2 मेथड्स हो गए। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एल्जेब्रिक में और 3 मेथड आते हैं। पहला होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट वन इज, देखो पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया एलिमिनेशन, एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो ये तो हो गया आपका एक साइड का, ठीक है। अब ग्राफिंग में क्या है बेटा, ग्राफिंग में आपके थोड़ा रूल्स पढ़ते हैं आगे चल के। तो चलो ग्राफिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्राफिंग में क्या है कि अब देखो
हमेशा दो इक्वेशन बनती है, मैंने बोला था ना कि पेयर में बनती है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, इसको पेयर में बनाते हैं। तो पेयर में बनाने के लिए क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी एक c1, एंड सेकंड हो गई आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी हो गई ये, क्योंकि हमें ये आपको दोनों को पेयर में लेनी थी, इसीलिए मैंने नेमिंग कर दी इसकी। अब ग्राफिंग में क्या है, चलो ग्राफिंग में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ग्राफ तो बनाए होंगे, तो देखो कभी कभी ग्राफ में क्या होता है बेटा, जैसे ये ग्राफ बन रहा है, कभी कभी ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाता है, कभी कभी क्या होता है बेटा कि हमने ऐसे एक लाइन करी और जो दूसरी इक्वेशन की जो हमें ग्राफिंग करनी है, दूसरी इक्वेशन की जो आई वो इसी के ऊपर आ गई, मतलब ये कोइंसिडेंट हो गई। ठीक है, एक कंडीशन और आती है जिसमें कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ बनाने में हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल हो जाती है। तो हमें ये तीन कंडीशंस पढ़नी है इसमें। तो कंडीशन नंबर 1, अब देखो हम पहले पढ़ते हैं कंडीशन 1। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, चलो मैं एक इक्वेशन मानता हूं। मैंने मान लिया जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और मैंने दूसरा मान लिया बेटा 4x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड। अच्छा, पहली बात तो आप ये जान लो कि यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a1, y का कोएफिशिएंट क्या है, b1। ऐसे ही यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 ये है, y का ये है, और ये है आपका कांस्टेंट। मतलब a1 इज इक्वल्स टू 2 है, a2 इज इक्वल्स टू 3 है, और c1 इज इक्वल्स टू है आपका 4। इसमें अगर देखा जाए तो b1 इज इक्वल्स टू 4 है इस वाली में, एंड b2 इज 7 एंड c2 इज योर 9। तो इसमें क्या है बेटा कि तीन कंडीशंस बनती हैं। तीन कंडीशंस क्या बनती हैं, सबसे पहली कंडीशन में देखो हमें तीनों जगह एक जैसा रखना है। मैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, हमेशा क्या है तीनों हर जगह इसी इक्वेशन पर काम चलता है। तो अब क्या है कि हमें ये कंपेयर करना है। अगर मैं इसके हिसाब से कंपेयर करता हूं तो देखो a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू व्हाट इज a2 अपॉन b1 अपॉन b2। ये थोड़ा एक्सचेंज हो गया, b1 c1, it is a2। now just correct that। now what is b1 upon b2, that is 3 upon 7। ओके, अब क्या है बेटा आपको यहीं पे क्लियर दिख गया। चलो मैं c1 का भी लिख लेता हूं, c1 इज 4 एंड c2 इज 9। अच्छा एक चीज देखो, अब ध्यान से देखो ये चीज कि यहाँ पे क्या है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। अब यहीं पे हो गया 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 7। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लगा देंगे नॉट इक्वल्स टू। जब हमारा यहीं पे नॉट इक्वल्स हो गया तो आगे सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं इस टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो अब क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे ये कंडीशन बन जाती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो यहाँ से बेटा आपकी तीन चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ क्या निकल के आती है कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, जब भी आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे, तो हमेशा जब आप ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इसको और इसका आप जब ग्राफ बनाएंगे और जब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करोगे जहाँ पे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दिया है, तो वहाँ पे हमेशा लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी। और अगर इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, तो वो आती है कि आपका इंटरसेक्ट इसने कहाँ पे किया, सिर्फ एक ही पॉइंट पे किया। अब देखो यहाँ तो किया नहीं, ना यहाँ किया, ना यहाँ किया, ना यहाँ किया।
इसने क्या किया, सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो पहला तो आपका निकल के आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा पॉइंट आपका निकल के आ गया बेटा कि जब भी ये जितनी भी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी आपको उतने ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहां पे सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट किया मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये समझ में आया। सबसे पहले बेटा क्या था कि इंटरसेक्ट किया और सिर्फ आपको क्या मिला, एक पॉइंट मिला, ओनली वन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही अब हम क्या करते हैं, चलो दूसरी इक्वेशन कोई देखते हैं। मान लो अब मैं लेता हूं दूसरी इक्वेशन, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या है बेटा कि सेम आपको उसी तरीके से देखना है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इसके लिए मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब ये मान लिया मैंने जैसे 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये मान लिया मैंने दूसरी इक्वेशन। अब क्या हुआ बेटा कि चलो इसको कंपेयर किया मैंने, तो देखो a1/a2 कितना आएगा, 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2 आ गया बेटा। लास्ट में 4/8 यानी c1/c2 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू, ये भी हो गया बेटा आपका 1/2। अब इसमें क्या आया कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर गई। तो जब भी आपका ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनता है जहां पे ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा बेटा, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, कहीं पे भी आप ग्राफ बनाओ, तो जो इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व किया तो मान लो उसका ये आ गया ग्राफ ऐसे, और जब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इसी के ऊपर करेगा, मतलब कोइंसिडेंट करेगा, इसी के ऊपर ही बनेगा। अब जब इसी के ऊपर बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या था कि लाइन दो इंटरसेक्ट कर रही हैं और बीच में हमें क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। और जब भी यहाँ इंटरसेक्ट करेगा मतलब यहाँ क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी बहुत सारी जगह काटेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन निकल के आई, सबसे पहली तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और दूसरी होगी बेटा क्या हुआ यहाँ, दूसरी कंडीशंस क्या है कि इसमें कितने सॉल्यूशन मिले हम लोगों को। तो कितने सॉल्यूशन मिले, इसमें मिले बेटा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसने पता नहीं कितनी जगह काटा। आपने जो ग्राफ बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ x मानते हैं या y मानते हैं। अब यहाँ पे आप कितनी भी वैल्यूज रख लो, कितनी भी अनलिमिटेड वैल्यूज रख लो, तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज रखोगे उतने ही ज़्यादा आपको क्या पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उतने ही ज़्यादा आपके पॉइंट्स काटेंगे, मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये हो गई आपकी बेटा दो कंडीशन। अब हम तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। तो तीसरी कंडीशन में क्या है, चलो तीसरी कंडीशन इधर करते हैं। कंडीशन आपकी आती है बेटा 3।
तो तीसरी कंडीशन में क्या होगा, देखो वही सेम मेथड आपको उठा के रखना, इस इक्वेशन को उठा के रख लो, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे बेटा आपको क्लियर दिख रहा है, चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या आया बेटा, 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2, ठीक है। दूसरे में क्या है, b2 a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू क्या आया बेटा, 3 अपॉन 6, सॉरी b1 अपॉन b2, इट इज b1 अपॉन b2 दैट इज 3 अपॉन 6। देखो इसका भी 1 अपॉन 2 आ गया। अब तक क्या है कि दोनों सेम चल रहा है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, दैट इज 4 अपॉन 9 c1 अपॉन c2। ये क्या है, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। तो ये तो नहीं कटेगा, मतलब ये सिर्फ 4 अपॉन 9 ही आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको अनइक्वल करेंगे। और जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो उसके लिए आपका ग्राफ जो होगा, देखो उसमें क्या था, एक जगह आपका इंटरसेक्ट कर रहा था, दूसरी जगह आपका कोइंसिडेंट कर रहा था। और जब यहाँ पे करेंगे तो बेटा हमेशा याद रखना कि इसकी बनेगी जो ये है इक्वेशन, इसकी जैसे एक लाइन इधर बन गई, तो जो दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे इसकी हमेशा इसके पैरेलल बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका। अब आपको पता है कि जब भी आपकी दो लाइंस पैरेलल होती है तो ये कभी कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेगी, आगे जाके इन्फिनिटली कहीं भी चली जाए ये मीट नहीं करेगी। मतलब इससे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या है बेटा, नो सॉल्यूशन। एक तो हो गया आपका नो सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो गया बेटा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये आपकी 3 कंडीशन बन। तो क्या है, हमने तीनों कंडीशन पढ़ ली। अब इसमें क्या है बेटा, एक और चीज़ बनती है, ठीक है। और वो चीज़ मैं लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो क्या है, रिलेटेड है। देखो जहाँ पे भी सॉल्यूशन आपका निकलता है, चाहे वो सिंगल ही सॉल्यूशन क्यों ना निकले, चाहे वो एक सॉल्यूशन निकले या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ और बनती है। देखो जैसे यहाँ क्या है, सॉल्यूशन बन रहा था, तो इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसे याद रखना, इसीलिए मैंने लास्ट में बताया, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। उसमें वो बोल देगा कि अगर आपके पास कंडीशंस दी गई है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो बताओ ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप सिर्फ ये देख लेना कि यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, फर्क नहीं पड़ेगा कि सिंगल बन रहा है कि डबल बन रहा है। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, जब वहाँ एक बन रहा है तो ये भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे भी कई सॉल्यूशंस बन रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा, मतलब इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इससे आप इसे याद कर सकते हैं। ये हो गया आपका ग्राफिंग में पूरा खत्म। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ग्राफिंग के बाद आपके जो 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको मैं बता दूं, इस बार आपके कोर्स में जो 2020 में बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको
सिखा देता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आगे चल के काम दे जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहला आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब एक को हटा के दूसरे को ले आना। ठीक है, मतलब रिप्लेस कर देना, या फिर एक की वैल्यू निकाल के, अगर हम इक्वेशन की भाषा में बात करें तो एक की वैल्यू निकाल के और दूसरे में पुट कर देना, वही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पे एक की वैल्यू को उठा के क्या है दूसरे में रखना है, सिर्फ वैल्यू एक्सचेंज का है। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बेटा हो गया आपका 4। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो क्या करना है कि किसी एक वैल्यू को आप सॉल्व कर लो और वहाँ से किसी भी एक वेरिएबल का क्या करना है आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ से बेटा अगर मैं x की निकालता हूँ तो 16 माइनस वाई होगा, या फिर y की निकालता हूँ तो 16 माइनस x होगा। तो x इज इक्वल्स टू 16 माइनस वाई, ये हो गया x की वैल्यू। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 16 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करना है, सिर्फ इसको उठा के इसमें रखना है। तो x की जगह पे हमें रखना है 16 माइनस वाई आपका पहले से है इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई मीन्स 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 16 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 16। सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। सो y इज इक्वल्स टू माइनस का 12 अपॉन माइनस का 2 माइनस कैंसिल आउट बाई माइनस एंड 2 6 ज़ा 12। सो y इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करना है बेटा कि y की वैल्यू तो आपके पास आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो जस्ट पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट और आइदर इन सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो फर्स्ट में रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है। सो y इज इक्वल्स टू 6, यू हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू 6। सो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10। So y is equals to 6 and x is equals to 10। तो ये हो गया आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सी सेकंड मेथड। बेटा सेकंड मेथड क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड। इट इज एलिमिनेशन मेथड। एंड व्हाट इज एलिमिनेशन? एलिमिनेशन क्या है बेटा, किसी चीज को एलिमिनेट करना, मतलब उस चीज को हटाना। तो देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। मैं आपको इससे पहले एक थोड़ी सी चीज बता देता हूं। जैसे चलो पहले हम क्या है इस पे काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का। इसमें आपको मैं थोड़ा सा दो टाइप का बनता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ भी आपको बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस मतलब x की वैल्यू भी ठीक है, y की वैल्यू भी ठीक है, कांस्टेंट भी ठीक ही है, तो कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे एलिमिनेट करना है। देखो ये प्लस का ये माइनस का, इसे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 16 प्लस 4 20, यानी x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10 एंड x इज इक्वल्स टू 10। देन y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको किसी भी वैल्यू में पुट कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। सो 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो y इज इक्वल्स टू बेटा हो गया आपका 6। ये क्या था, एकदम नॉर्मल थी। बस सेम आपको क्या करना है, इसमें भी काम करना है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ 3x है, 2x है, 4y है, 2y है, 10 2, यहाँ पे कुछ भी अपने आप कैंसिल आउट नहीं हो रहा।
तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम बनाना है हमें। अब सेम बनाना है तो देखो, चाहे आप x की वैल्यू बना लो चाहे y की वैल्यू बना लो, सेम है। देखो जैसे x के टर्म्स जो दिए हैं 3 और 2 दिए हैं, तो इसको हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। अब दोनों का 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y के टर्म को लेता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया 2, अब इसको इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कई तरीके हैं। इसमें इंटू 2 कर दो, इसमें इंटू 4 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा आपका 8। तो सेम मेथड आपको इसमें भी करना है। तो इसमें क्या है बेटा, देखो 3x है, ये 2x है। अब इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और दैट वन इज सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल्स टू 20, 3 2 जा 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। ये हो गई आपकी 2 इक्वेशन। अब एलिमिनेट करने में हमें आसानी होगी क्योंकि एक टर्म हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो चलो एलिमिनेट कर दो। अब देखो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी माइनस करते हैं तो क्या होता है, नीचे की वैल्यूज, नीचे के साइंस चेंज हो जाते हैं। ये क्या था, प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। दिस वन विल बी कैंसिल आउट एंड 8 प्लस 6। अब देखो ये माइनस का तो मैंने साइन चेंज किया, अब ये प्लस का ही माना जाएगा। तो 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14y एंड 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। सो y विल बी 14 अपॉन 14 दैट इज 1, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन आइदर फर्स्ट एंड सेकंड। एक ही बात है, चलो वहाँ फर्स्ट में रखा था, इधर सेकंड में रख लो। सो योर इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 1। सो 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2x इज इक्वल्स टू 2 और ये बेटा माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का। 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या आया बेटा, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका सेकंड मेथड खत्म, एलिमिनेशन मेथड। नाउ लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपके कोर्स में नहीं है फिर भी उसकी नॉलेज लेना ज़रूरी है। बहुत काम ऐसे हैं जिसकी हमें नॉलेज ले लेनी चाहिए क्योंकि वो आगे चल के हो सकता है कहीं काम आ जाए। चलो लास्ट मेथड पढ़ते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। चलो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। 8x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 और दूसरा लेते हैं हम 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए बेटा एक चीज करते हैं, जैसे ये x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1। x वेरिएबल हमने इधर रख लिया, y को हमने यहाँ रख लिया और कांस्टेंट पर रख लिया बेटा 1, ठीक है। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसीलिए फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आपको रटना पड़े, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, देखो जब भी हम x का निकालेंगे
तो हम x के टर्म को छुपा लेंगे। अब क्या बचा, सिर्फ इतना बचा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स पे काम करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 5 इंटू -10 -50, बीच में लगाएंगे हम बेटा माइनस, हमेशा बीच में क्या लेंगे, माइनस। अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -11 इंटू -4, -11 इंटू -4। अब y का टर्म ले लो, y में बेटा इसे छुपा लो, तो 8 इंटू -10 -11 इंटू 3। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी कहाँ रहेगा बेचारा, इसको भी कर ही देते हैं। तो 1 छुपा लो, हाँ 1 नहीं सॉरी, इस कांस्टेंट को छुपा लो। तो 8 इंटू -4 -5 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो बेटा x अपॉन -50 -11 इंटू -4 यानी प्लस का 44, और प्लस का 44 है और ये बाहर माइनस है, तो ये किसका आएगा, माइनस का 44। कितना हो गया, 4 5 और 4 9, यानी माइनस का 94। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। 8 इंटू -10 यानी माइनस का 80। अब देखो माइनस का 33 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 33 अपॉन 47। ठीक है, अब ये लास्ट रहता है 1 अपॉन, देखो 8 4 जा 32, एंड ये प्लस के हैं दोनों, माइनस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15। ठीक है, ये आएगा माइनस का। तो बेटा ये हो गया माइनस का 147। अब क्या करते हैं कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सीधे से इससे इसको कंपेयर कर दूं, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इससे कंपेयर कर दूं। मतलब दोनों चांसेस में आपको कंपेयर इसी से ही करना है। चलो इसको निकालते हैं। दैट इज x अपॉन -94 इक्वल्स टू 1 अपॉन 47, 1 अपॉन माइनस के 47। तो वही फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -47 x इज इक्वल्स टू -94 एंड माइनस कैंसिल आउट विद माइनस, दैट 47 x is equals to 94 and we have to find out x, that is equals to 94 upon 47. It is in multiply, when it goes here it will be in divide, and 47 twos are 94. So x is equals to 2. ठीक है, अब क्या है बेटा, यहाँ पे आपको दो चांसेस मिल जाते हैं, दो तरीके मिल जाते हैं। या फिर तो x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, या इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो y की निकाल लो। नहीं है आपका मन कुछ अच्छा करने का है तो y की वैल्यू आपको उठा के सीधे यहाँ से निकाल लो। तो चलो y अपॉन 47 इक्वल्स टू 1 अपॉन -47, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -47 y इज इक्वल्स टू 47 एंड y इज इक्वल्स टू 47 अपॉन -47, दैट इज कैंसिल आउट बाई -1, सो y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 इज योर आंसर। तो बेटा जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, यहाँ खत्म होता है। अच्छे से क्वेश्चन लगाओ बढ़िया तरीके से, इसमें से बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली बार एक नए चैप्टर के साथ।